हेलो दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनिस्टर सीक्रेट में। आप लोग को कहानी अच्छी लगे तो चैनल का सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके। और आज की जो घटना है हाल फिलहाल में हुआ, दिल दहला देने वाली अयोध्या की यह घटना है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। करीब 22 साल की एक लड़की अचानक से लापता हो जाती है। उसके परिवार वालों को जब उसके लापता होने की सूचना मिलती है, तो परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। परिवार में जो उसकी माँ, बाप, भाई बहन या आसपास के जितने भी लोग होते हैं, उस लड़की को तलाश करना शुरू देते हैं। आखिरकार तीसरे दिन वो लड़की मिल जाती है, लेकिन जिस स्थिति में मिलती है, उस स्थिति की किसी ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल उस लड़की की उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। हाथ और पैर उसके बंधे हुए थे। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। हाथ पैर उसके तोड़ दिए गए थे। शरीर पर अलग अलग जगह उसके 30 से ज्यादा निशान पाए जाते हैं। जैसे ही सूचना पाकर गांव के लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं। लोगों ने जो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा, देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल उसकी सगी बहन बेहोश होकर गिर जाती है। साथ ही गांव की दो महिलाएं होती हैं, वो भी उस दृश्य को देखने के बाद बेहोश होकर गिर जाती हैं। दरअसल उस लड़की के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि देखकर रूह कांप जाए। मामला सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दराज तक फैल जाता है। जो क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के सांसद होते हैं, जिनका नाम अवधेश प्रसाद होता है, वह भी मौके पर आते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद फिर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही वह जोर जोर से रोने लगते हैं। अब यह मामला न केवल उस जिले तक सीमित था, बल्कि पूरे देश भर में फैल जाता है। देश का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं बचा था जो इस घटना पर चर्चा शुरू नहीं करता है। दरअसल इस घटना के बारे में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था, उस लड़की के साथ क्या हुआ और कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इस तरह की हैवानियत को अंजाम दिया था। दरअसल इस घटना को दिल्ली में हुई निर्भया कांड को के इस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या कोतवाली क्षेत्र का एक गांव है सहनवा, वहां की ये सच्ची घटना है। 30 जनवरी 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास की बात है। गांव की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वह अपने परिवार वालों से कहकर जाती है कि मैं उस धार्मिक कार्यक्रम में जा रही हूँ। दरअसल इससे पहले भी वह अकेली जाती रही थी, तो इसलिए घर वालों के लिए परिवार वालों की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वह जाती थी और चुपचाप अपने घर वापस भी चली जाती थी। लेकिन घर वाले उसको लेकर भूल जाते हैं और वह सो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो दिन निकल आता है और अपनी बेटी को पूछते हैं कि वह आई नहीं। दरअसल जो बेटी होती है, वह थोड़ी मानसिक मंदी होती है, यानी कि जो उसके दिमाग का विकास है वो औसत रूप से उतना विकास नहीं हो पाया। हालांकि वह घर का सारा काम धाम करती थी। उसके उस भोलेपन की वजह से अब उसके परिवार के लोग हो या आसपास के लोग हो, सभी उसको बड़े लाड प्यार से रखते थे। उसके साथ बड़े अदब और एहतराम से उसके साथ पेश आते थे। और जैसे ही घर वालों को यह बात पता चलती है कि बिटिया तो आई नहीं है, रात को धार्मिक कार्यक्रम में गई थी और उस वजह से जब घर पर लौटी नहीं है, तो घर वाले जब आसपास के लोगों से पूछते हैं, तो आसपास के लोगों ने कहा कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम सभी साथ मिलकर ढूंढते हैं। अब घर के परिवार के आसपास के लोग सभी मिलकर उस बेटी को ढूंढना, तलाश करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं मिलती है। तभी गांव के ही कुछ लोग मशवरा करते हैं, कहते हैं कि हम इस सूचना को जाकर कोतवाली में देना चाहिए, पुलिस के पास तक ये सूचना देनी चाहिए, क्योंकि बेटी को गायब हुए काफी वक्त का समय बीत गया है। इसलिए हमें इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
परिवार के कुछ लोग इकट्ठा होकर सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां जाने के बाद पूरी कहानी पूरा बात बताते हैं कि रात में हमारे गांव में ही एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। वह धार्मिक कार्यक्रम में गई थी, लेकिन लौटकर वापस नहीं आई। आप इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और इस मामले में जांच करिए। हमारी बेटी को ढूंढने में हमारी मदद करिए। पुलिस का जो अक्सर होता है, किसी भी मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। पुलिस ने इस मामले को भी बिल्कुल वैसे ही लिया, शिथिलता के साथ, जैसे कि अन्य गुमशुदगी के मामले में पुलिस लेती है। पुलिस ने कहा कि यहाँ वहाँ तलाश कर लो, वह मिल जाएगी। परिवार वालों ने कहा कि रिपोर्ट तो दर्ज कर लीजिए। आखिर परिवार वालों ने जब लगातार दबाव बनाया, प्रेशर हुआ, तब पुलिस ने लगभग 36 घंटे के बाद इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली थी, लेकिन पुलिस शायद उतनी ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। आखिरकार पुलिस भी अब ढूंढने में जो भी अपना योगदान दिया, सथा दिया। परिवार के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, गांव के लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। यानी कि 30 जनवरी 2025 की रात को वो घर से निकलती है। 31 जनवरी को पूरा दिन वो गायब रहती है। 31 जनवरी की पूरी रात भी निकल जाती है। अब जैसे ही अगला दिन यानी कि 1 फरवरी 2025 आता है, तो गांव के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल गांव में एक स्कूल है, स्कूल के बाहर एक शौचालय है। शौचालय के बाहर लोगों की नजर पड़ती है। वहां पर कुछ कपड़े मिल जाते हैं। कपड़ों को देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया। परिवार के लोगों ने कहा ये कपड़े तो उस लड़की के ही हैं। यानी कि वो कपड़े जो होते हैं वो बिल्कुल खून से लथपथ होते हैं। अब लोगों ने उन कपड़ों को देखने के बाद जहां जहां से वो खून के छींटे थे, पता चलता है कि उस शौचालय से लेकर पास में ही गेहूं का खेत होता है, वहां तक वो खून के धब्बे थे, छींटे थे। लड़की के कपड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन लड़की कहाँ है? अब उस लड़की को तलाश करने के लिए गांव के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार लड़की होगी तो यहीं कहीं आसपास होगी। उन्होंने चप्पे चप्पे को लोगों ने छान मारा। यहाँ से लगभग, यानी कि गांव से लगभग 500 मीटर दूर एक सूखा नाला होता है। सूखे के नाले के किनारे झाड़ियां होती हैं और झाड़ियों के किनारे पता चलता है वो लड़की मिल जाती है। यह लड़की पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बाद उसके जो हाथ और पैर होते हैं वह बंधे हुए होते हैं। लोगों ने जब गौर से देखा तो उसकी आंखें किसी ने नोच ली थी, निकाल ली थी। साथ ही जो उसके हाथ और पैर होते हैं उनको तोड़ दिया था। प्राइवेट पार्ट्स हो या फिर जो निजी अंग होते हैं, वहां से बड़ी मात्रा में ब्लड बह चुका था, जिसकी वजह से यह भी दावा किया जा रहा था कि उसका ज्यादा ब्लड बहने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब ये सूचना गांव वालों तक पहुंच जाती है। गांव के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं तो एक महिला बताती है एक पत्रकार को कि उस लड़की को मैंने जब करीब से देखा था तो शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां से ब्लड नहीं बह रहा था। देखते ही मेरी तो रूह कांप गया। जैसे उसके साथ इतनी बड़ी मात्रा में हैवानियत हुई थी कि उसकी पोटी तक निकल जाती है। अब यह दृश्य देखने के बाद जो उस लड़की की सगी बहन होती है, वो 4 बहनें होती हैं, तीसरे नंबर की ये लड़की थी। उसकी एक बहन होती है जो अपनी बहन को देखने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है, जमीन पर गिरती है, ठीक वैसे ही गांव की 2 और महिलाएं होती हैं, वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। क्योंकि वो वाकई जो घटना थी, जो दृश्य था, वो इतना हृदय विदारक था कि इसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू निकल आएंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। गांव वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद इस लड़की की लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
यहीं पास में ही एक विधानसभा होती है। बताया जाता है कि वहां पर उपचुनाव चल रहा था और जो क्षेत्र के विधायक होते हैं अवधेश प्रसाद, वो भी सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंच जाते हैं। परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे। परिवार वालों से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये जानने, जैसे ही अवधेश प्रसाद सांसद ने यह बातें सुनी, उन्होंने जाकर तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ा लगते हैं, कहने लगते हैं कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मैं क्या जवाब दूंगा। इस तरह की बातें वह कहते हैं कि मैं सांसद में जाऊंगा और इस बात का मुद्दा उठाऊंगा, सवाल उठाऊंगा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। मीडिया वाले इस घटनाक्रम को कवर करना शुरू कर देते हैं। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद तक भी बात पहुंच जाती है। वह संसद में होते हैं और संसद में बैठकर एक बेटी के लिए अपील कर रहे थे। वे कहते हैं कि मैं मोदी से पूछूंगा जरूर कि आखिरकार तुम बेटियों के बारे में इतनी बात कहते हो, लेकिन इस बेटी के बारे में बात क्यों नहीं कह रहे हो। अब लगातार पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बन रहा था। अब चाहे वह राहुल गांधी हो, चाहे वह प्रियंका गांधी हो, या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, या क्षेत्रीय सांसद हो, सभी इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अब यहाँ पर अधिकारियों का जमघट लग जाता है। अब इस घटनाक्रम के बारे में हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मानसिक मंदी यानी कि औसत से भी कम उसकी बुद्धि का विकास हुआ था। उस बेचारी उस लड़की के साथ आखिरकार किसने ये इस तरह की घिनौना कृत्य क्या है। पुलिस ने इस मामले में 4 टीमें गठित करने के बाद आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर, साथ ही पुलिस को अपने मुखबिर की सूचना पर, साथ ही वैज्ञानिक साक्ष्य जो पुलिस ने जुटाए थे, उनके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। गांव के ही 3 लोग होते हैं। एक का नाम दिग्विजय सिंह होता है, दूसरे का नाम विजय साहू होता है, तीसरे का नाम हरिराम कोरी होता है। दरअसल मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, कभी पेंटिंग का काम करने वाले किसी ने यह सूचना दी कि ये रात में बैठ के शराब पी रहे थे, नशे में थे। पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का तत्काल प्रभाव से खुलासा कर दिया कि हाँ, इस घटना को इन्होंने ही किया है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, लेकिन रिपोर्ट ना मीडिया वालों को बताई जाती है और ना ही परिवार वालों को। मीडिया वाले पुलिस वालों के चक्कर काटते रहते हैं, अधिकारियों से पूछते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है, जो लोगों ने देखा है, जो 30 से ज्यादा चोटें आई हैं, जो उसकी पसलियां टूटने की बात चल रही है, जो उसकी आंखें फूटने की बात चल रही है, जिसके हाथ और पैर टूटने की बात चल ही है, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी बातें हैं। पुलिस भी कह देती है कि अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि इस घटनाक्रम में उनकी ही संलिप्तता है, लेकिन कैसे किया है, कब किया है, क्या मसला है, उस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में उन्होंने पुलिस वालों ने बातचीत में नहीं कही। हालांकि इतना जरूर कहा था कि जो इसमें मेन आरोपी है, जिसका नाम दिग्विजय सिंह उर्फ बाबा है, वो इस लड़की के पिता के पास आता जाता रहता था। साथ ही लगभग 2 महीने पहले एक घटना हुई थी। लड़की का भाई होता है, भाई ने उस दिग्विजय सिंह की पिटाई कर दी थी। यदि उसने उसकी पिटाई भी कर दी थी, तो बहन से क्या वो इस तरह से बदला लेगा। इस बात में कितना सही है, कितना गलत है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की पड़ताल करने की बात कर रही है कि पूरी घटनाक्रम की अभी एक-एक पहलू पर, एक-एक तह पर जाया जाएगा। एक तरफ जब सांसद रोते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। वह कहते हैं कि इस मामले में जो आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से सांसद आंसू बहा रहे हैं, वो किसी नौटंकी से कम नहीं लगते हैं।
लेकिन परिवार के जो इस लड़की के माता पिता भाई बहन गांव के लोग हैं, उनकी भी आंसू निकल रहे हैं। उनके आंसू की तो कम से कम कद्र करनी चाहिए। और जो इस घटनाक्रम में जो भी आरोपी हैं, जिसने भी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। उस इलाके के ज्यादातर लोगों का एक ही कहना है कि जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। हालांकि पुलिस की भी कोशिश है कि कम से कम समय में जांच को पूरा किया जाए, चार्जशीट लगाई जाए, कोर्ट में पहुंचाया जाए और कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस का अहम योगदान होगा। इस तरह का पुलिस ने मीडिया के सामने बयान दिया है। और बाकी चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या अन्य नेता हो, सभी ने मांग की है और कम से कम समय में आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की है। अयोध्या की इस दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समाज में बेटियां अब भी सुरक्षित नहीं हैं। एक मासूम लड़की जो धार्मिक कार्यक्रम में गई थी, उसकी ऐसी दर्दनाक हालत में वापसी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। क्या हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि एक लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता? क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि पीड़ित परिवार को न्याय के लिए रोना पड़ता है? आज हमें सोचना होगा कि सिर्फ मोमबत्तियां जलाने या सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें अपनी सोच, अपने आसपास की मानसिकता और अपनी न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की बहन बेटी इसी तरह दरिंदगी का शिकार होगी। आवाज उठाइए, न्याय की मांग कीजिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज